capacity has reduced, so that is called as impairment. Reduction, impaired is reduction. बराबर? अच्छा. So in this case there is a loss. And how do you find the loss? क्या compare करना पड़ता है loss ढूंढने के लिए? Carrying value and the recoverable value. Carrying value and recoverable value. How do you get the carrying value? From the books. From the books. After applying all the accounting standards. And normally जो asset है उसमें क्या apply होता है? Depreciation. You reduce the depreciation, accumulated depreciation. Normally आपका वही normal adjustment रहता है, तो जो PPE है उसमें से depreciation minus कर दो, आपको carrying value मिल गया. Then we have to find out the recoverable value. Recoverable value is the higher. Higher of what? Net selling price and value in use. Net selling price, value in use. Use the right word. हाँ. Net selling price कैसे करते हैं हम? Fair value minus the cost of disposal. जो भी fair value है उसमें से जो asset बेचने के लिए जो खर्चा है, brokerage, legal charges, registration, वो minus कर दो तो net selling price आ जाएगा. That is one part. Then value in use. How do you get the value in use? Present value of the estimated future cash inflow and salvage value. अरे उसका एंड ऑफ द लाइफ में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा ना, तो क्या बोलेगा नहीं चाहिए, ऐसा टिप में रख लो, टिप दे देगा ऐसा. हाँ, टिप दे दो बट कैलकुलेशन में तो रखना पड़ेगा ना. हाँ, तो ऑब्वियस सैल्वेज वैल्यू भी ऐड करना है. दिस यू नॉर्मली मिस आउट. जैसा अभी आपने मिस किया है वैसे मिस करते हैं हम कैलकुलेशन के वक्त भी. हम फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लो तो निकाल लेते हैं बट सैल्वेज वैल्यू भूल जाते हैं. एक बेस्ट एग्जांपल यू गॉट एन आइडिया ऑफ नाउ. करेक्ट नो? तो दोनों का कंपैरिजन करो, विच एवर इज हायर, दैट विल गिव यू द रिकवरेबल वैल्यू. फिर रिकवरेबल वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना है? अगर हमारा कैरिंग वैल्यू कम है तो नो इम्पेयरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि अगर मेरा बुक वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से बहुत कम है तो नो इम्पेयरमेंट. बट व्हेन द कैरिंग वैल्यू इज हायर, इम्पेयरमेंट है. देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस. हाउ डू वी गेट द इम्पेयरमेंट लॉस? कैरिंग वैल्यू माइनस द रिकवरेबल वैल्यू. रिकवरेबल वैल्यू कहां ट्रांसफर करेंगे? जो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, वेयर डू आई डेबिट टू? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस. इजीएस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. कहां ट्रांसफर करना है? हाँ, बट अगर थोड़ा दिमाग का काम करते हैं हम, एक आध केस में, आगे का लाइट बंद. हाँ हाँ बस, हाँ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. हाँ चलो, अगर एक्स्ट्रा सोचते हैं हम, एक्स्ट्रा सोचते हैं और हमको अभी वी हैव अ वेरी वेरी ब्रॉड व्यू ऑफ ऑल द 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मे बी 26, एक बाकी है ना IFR. हाँ, तो कंसिडरिंग द होल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो शायद एक आध डाउट दिमाग में आएगा, कौन से केस में P&L में नहीं जाएगा. हाँ चलो, शी सेइंग सर, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, कुछ लोग सुना ही नहीं. देखो, काम का बात नहीं सुनते आप. शी सेइंग सर, अगर वो एसेट पहले रीवैल्यू हुआ रहेगा, तो रीवैल्यू करके हमने बोला इसका वैल्यू 100 रुपया नहीं 150 रुपया है, तो क्या बनाया रहेगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट बनाया रहेगा. तो अभी जो एसेट का हमने बोला कीमत बढ़ गया है, 100 का 150 है, और 3 साल के बाद मालूम पड़ा एसेट डबड़ा हो गया है, और तो P&L को पनिश करना चाहिए क्या?
तो पहला किसको पनिश करना चाहिए? So that's why I said if you have a bigger perspective, that's why these standards are done in a particular order. इसलिए हमको रुकना पड़ा लास्ट तक, otherwise I would have done it in between. So if you have a very larger perspective, then that thought should come. कि अगर revaluation किया एसेट, saying कि इसका कीमत 100 नहीं 150 है, और मैंने उसका बुक वैल्यू 150 पे फिर डेप्रिसिएशन करते गया, 4 साल के बाद सिनेरियो बदल गया, एसेट का वैल्यू गिर गया, तो why should I punish P&L? First I'll punish revaluation reserve. फिर भी बच गया तो P&L का हेल्प लेंगे, फिर भी बच गया तो P&L का हेल्प लेंगे. ये सीक्वेंस समझ गया ना, तो ये टॉपिक का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगा. आर यू क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, बिकॉज आगे जाके देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज, which we'll be studying, called as reversal of impairment. What is meaning reversal of impairment? हाँ, जो एसेट हमको लगा डबड़ा हो गया, सडनली उसका वैल्यू बढ़ गया, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा हाँ बोल रहे हैं, तो आपको रीजन भी मालूम है, बता दीजिए. इट्स गुड नो टू वर्क विथ पीपल हु आर वेरी स्मार्ट. नहीं ना, आपको क्यों लग रहा है मैं क्रिटिकली बोल रहा हूं? आई एम अप्रिशिएटिंग यू, नो गुड. नहीं, व्हेनेवर यू आर आंसरिंग, दैट्स इट. नहीं करते तो ऐसे ही ना, नहीं पढ़ते आप, पढ़ते तो पढ़ते हैं. हाँ क्या क्या क्या? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कल हमने बात किया था इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट. कल मतलब अभी हाँ, हार्डली 15-16 आवर्स आर ओवर. हाँ, सो ही सेइंग सर एक्सटर्नल इंडिकेटर में देयर वाज अ लीगल बैन बाय द गवर्नमेंट ऑन 4-5 स्टेट्स. तो मैंने बोला था 28 करोड़ का हमने लाइसेंस लाया, मालूम पड़ा 4 स्टेट बैन कर दिया, तो मेरा लाइसेंस का भाव 20 करोड़ हो गया. एग्जाम्पल गॉट इट? तो मालूम पड़ा बट द गवर्नमेंट चेंजेस, द पर्सन चेंजेस. तो बोलता नहीं नहीं काय का बैन, नो बैन. बराबर है? बोला ऑल 28 स्टेट्स. बोला और भी कुछ बाकी है तो उसको भी बुलाओ, सब जगह से हम लाइसेंस दे देंगे. तो व्हाट विल हैपन? वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया. तो इंडिकेटर था तो आपने इंपेयर करके वैल्यू कम कर दिया. अब जो परिस्थिति था वो परिस्थिति चेंज हो गया. द एक्सटर्नल फैक्टर हैज चेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, and we are expecting this will not change again. Obviously when the government changes policy, then you will not say नहीं नहीं बाद में चेंज किया तो तभी तो एंजॉय कर लो आप. Then it is called reversal. तो उसका भी ट्रीटमेंट हम सीखेंगे. Are you getting my point? फर्स्ट पार्ट क्लियर है इधर तक आपको? हाँ, तो इफ आई आस्क यू टू डू अ क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू सॉल्व? हाँ, बट बिफोर दैट कौन सा पॉइंट तक लिख दिया हमने वो देख लेते हैं. वैल्यू इन यूज तक कर दिया हमने, तो अभी कौन सा पॉइंट लिखेंगे आपके हिसाब से? रिकवरेबल वैल्यू. हाउ डू व्हाट विल राइट इन रिकवरेबल वैल्यू? इट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस. बराबर है? राइट डाउन. पॉइंट नंबर 4. Point number 4, heading. Point number 4, heading. Recoverable value. Point number 4, heading recoverable value. Write down. It is the higher. It is the higher of value in use and
net selling price, value in use and net selling price of the asset under consideration for impairment testing, of the asset under consideration for impairment testing, consideration for impairment testing. Clear on it? Got or no? Confusion? Fine. अब इसमें थोड़ा और दिमाग, बहुत बड़ा दिमाग है ना हमारा अभी. हाँ हाँ, तो ये वैल्यू इन यूज, व्हाट वाज वैल्यू इन यूज? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड सैल्वेज वैल्यू. बार बार सैल्वेज वैल्यू बोलते रहो. आर वी क्लियर? अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए क्या चाहिए? डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए. व्हाट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर का इजी नाम? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया बोल रहे. इंटरेस्ट इजी नाम बोला मैंने. कॉमन मैन, कॉमन मैन नाम इंटरेस्ट. आर वी क्लियर? नाउ लिसन केयरफुली. अब ये इंटरेस्ट मालूम पड़ा इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10%. सुन रहे? हाँ. सपोज आई हैव एन एसेट, I have an asset in maybe like US. So I have an asset in US. So, and that asset is used for earning money. So it's an asset in operation to earn money. So my money comes in dollar. सुन रहे क्या? डॉलर में आ रहा है. तो मेरा जो अर्निंग है it comes in dollar. तो मैंने फ्यूचर कैश इनफ्लो एस्टिमेट किया. तो फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ माय ईयर 1 2 3 वाज मालूम पड़ा इसका वैल्यू इन डॉलर. इन डॉलर इज $100, $200, $300. ये इसके फ्यूचर कैश इनफ्लोज है. सुन रहे हैं आप? तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा. सुन रहे हो क्या? तो कैसा डिस्काउंट करेंगे? मालूम पड़ा इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10% एंड यूएस का इंटरेस्ट रेट है मालूम पड़ा 5%. तो क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन समझा ना? हेलो? हाँ, है आपके लेवल में है ऐसा. क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है बट प्रोविजन है. तो मुझे बताना पड़ेगा. तो डोंट ऐसा सी मी क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं. इंडिया सेटल नहीं हुआ, यूएस का बात कर रहे हैं. हाँ हाँ बोलिए. एमसीक्यू में पूछेंगे वो लोग, या एमसीक्यू में भी उनको लगा तुम ज्यादा मैच्योर्ड है तो प्रॉब्लम भी डिजाइन कर सकते हैं. तो बट दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद एन एग्जांपल बिकॉज वी नॉर्मली डू इट. हाँ हाँ, ही सेइंग सर आई विल स्टार्ट. गणेशा नमा करता है बोल रहा है. हाँ हाँ, क्या AS11 का प्रोविजन क्या है? मतलब ऐसा हमको आता नहीं. बोलो. नहीं मतलब ये जो है ये कैश फ्लो है मालूम पड़ा 25 26 26 27 27 28 का कैश फ्लो है. फ्यूचर कैश फ्लो है ना भाई. हाँ, तो कौन सा रेट? आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? हेलो. हाँ, एंड आज है मालूम पड़ा वी आर ऑन 31st March 25 and $1 is equal to $1 is equal to rupees. समझो by the time it settles to 85. हाँ बोलिए.
ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने बोला प्रोविजन सिखाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. तुम जरा अभी तारीफ किया मैंने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट में बोल रहे हैं ऐसा एकदम. क्या ऐसा तारीफ क्यों कर रहे हैं? Okay, nobody answering? Okay, fine. Nobody wants to try? Okay, listen now. तो क्या करना है सुन लीजिए, बहुत लॉजिकली काम करना है आपको. सबसे पहला जो है, एज आई सेड, दिमाग का काम है, सो नो वरीज इफ इट डजंट क्लिक यू. इट्स ऑन एडवांस कॉन्सेप्ट. So what we do first is not convert the dollars to rupees. We don't have the exchange rate. Because these are inflows of what? 25, 26, 26, 27, 27. And I have the exchange rate on what date? 31st March 25. समझो ना, ये तारीख में मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी कर रहा हूं. ये तारीख में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूं, इसलिए फ्यूचर कैश फ्लो निकाल रहा हूं मैं. आर वी गेटिंग माय पॉइंट? 31 मार्च 25 को मैं खड़ा हूं और चेक कर रहा हूं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, तो फ्यूचर कैश फ्लो तो कौन सा होगा? 25, 26, 26, 27, 27, 28. हेलो, कंफर्म? तो क्या करना पड़ेगा? डोंट कन्वर्ट द डॉलर इनटू रुपीज. पहले क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग. सबको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ. कौन सा तारीख का प्रेजेंट वैल्यू लेके आओ? 31 मार्च 25. इसको पकड़ के लाओ, उसको भी लाओ 2 साल, उसको भी लाओ 3 साल, तो उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू लाओ. आप बोलोगे सर कौन सा रेट से करना है? 10% करना है कि 5% करना है? इट शुड बी 5%, नॉट इंडियन रेट. व्हाई नॉट इंडियन रेट? बिकॉज यूएस का डॉलर जो है, दैट कंसीडर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द यूएस. Why the currency is powerful? It has many reasons. And why the currency is weak? It has again many reasons like interest, growth, safety, security, the exchangeability. भाई कितना देशों में फ्रीली यूज हो सकता है, कितना स्टेबल रहेगा, कितना पावरफुल है, कितने देशों के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम. ऐसा देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. तो वेरी ऑब्वियस, पहला डिस्काउंटिंग होगा एट 5%, तो मुझे क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू इन डॉलर्स आएगा. कौन सा तारीख में? 31 मार्च 25. उसको मल्टीप्लाई करूंगा 85 के साथ, तो आई विल गेट यू द वैल्यू इन यूज एज ऑन 31 मार्च 25. आर वी कम्युनिकेटिंग? तो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई कौन सा रेट ऑफ डिस्काउंटिंग लेना है? शुड वी कंसीडर इंडियन रेट और द यूएस रेट? यूएस रेट. जो भी देश का फॉरेन करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट लेना है, नंबर 1. नंबर 2, पहला क्या करना है? डिस्काउंटिंग, देन कन्वर्जन. ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखिए, आपसे मिस्टेक नहीं होगा. एंड एग्जाम में आया भी तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, अगर न्यूमेरिकल आया तो. क्लैरिटी? हेलो? हाँ, बिकॉज इसके जो प्रॉब्लम्स है हार्डली 4-5 क्वेश्चन ही है इसके ऊपर. बिकॉज मैंने बोला आपको इंटर में ये सब पहला बार डाला वो लोग ने. वो 4-5 भी जो सीए फाइनल का पहले का क्वेश्चन था एएस का, वही डाला है वो लोग ने. नाउ दे आर डिजाइनिंग क्वेश्चंस ऑन दिस. क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ बोलिए. कन्वर्जन करने के बाद नहीं, एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया तो वापस क्यों डिस्काउंटिंग करने का? हाँ बस, बिकॉज मैं कमाएगा भी डॉलर में ना. एंड इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ उसका इंपैक्ट एक्सचेंज रेट पे आएगा. और इट विल इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. अभी मालूम पड़ा, 1 मिनट, मालूम पड़ा इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आपने,
So automatically the dollar value will come down, because many people would then like to put money in India. So interest factor and foreign exchange, the values are all interconnected. Interest factor and the inflation and the growth rate is interconnected. So they are all interconnected by many factors. So why you disturb one, the chain will get disturbed. Are you getting my point? अभी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैसिव है, फिर भी हमारा एक्सचेंज रेट बहुत खराब होते जा रहा है. क्यों? Because now people are fancied about traveling abroad. The requirement of foreign exchange for people traveling abroad is huge. सबको ट्रैवल करना है, सब बोलते बाहर घूमेगा भाई, पैसा नहीं है बोलते ठीक है वंदा नहीं, लोन लेके घूमेगा बस है. There's a fancy. People who can afford is anyway goes, who doesn't afford they want to go. And there's a huge fancy for luxury products. There was a conference about of luxury products in UK, and in that conference there was a survey report they had presented. The maximum demand of luxury products like the most branded bags and whatnot, the number one consumers are from China, followed by India. Most expensive. The maximum demand comes from China, followed by India. It is not from the US. The people in US are not purchasing that luxury products. Are you communicating on that? So they are finding, अरे ये देश के लोग बहुत पागल है इसके ऊपर, 10 रुपए का चीज को 10,000 देने को रेडी है. So they are very happy. समझ में आ रहा है क्या? So in spite of having huge foreign exchange reserve, it's tumbling. One of the reason is huge demand for these things. Are you communicating on that? हाँ, तो ये ध्यान रखना. This will take care of all foreign exchange, the fluctuation and everything, inflation and all. आगे बढ़े. Got my point? अरे हाँ, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आपको? लिख दीजिए नोट. Point number 5. Point number 5. Write down. While finding the value in use, comma, in case of foreign currency future cash inflows, in case of foreign currency future cash inflows, underline the word foreign currency future cash inflows, comma, the discounting of the cash flow, should be done using the discounting rate appropriate for that currency, I hope you are clear. ध्यान है, underline the word discounting rate appropriate for that currency. Clear? Next, point number 6. Write down. When
carrying value is greater than recoverable value, then next line, impairment loss is equal to, then impairment loss is equal to carrying value minus recoverable value. Carrying value minus recoverable value. Next line, same point, next line. When carrying value is less than or equal to the recoverable value, then next line में लिखो impairment loss is equal to क्या करना चाहिए बोलो 0. impairment loss is equal to 0. ध्यान है? got to know. Next next point number 7, heading treatment of impairment loss. Underline next line, sub point A, write down sub point A, it should be immediately written off. It should be immediately written off as an expense through the statement of P&L. Next, sub point B. In case there is an existing revaluation surplus balance, then the impairment loss should be first written off against the revaluation reserve, and excess loss bracket if any should be transferred to the statement of profit and loss. क्लियर है इधर तक? गॉट नो? हेलो? कंफ्यूजन? प्रॉब्लम बराबर करने आएगा? हाँ ना? हाँ चलो फाइन. हाँ इनका एक डाउट था, देन विल स्टार्ट क्वेश्चंस. हाँ no deference is allowed. You have to write it off immediately. Yes.
Huge loss, that is impairment. No small losses, so we don't even care also. Ready? चलो fine. So problem section में आ जाते हैं. Let's see slowly, carefully. As I said, hardly 4-5 questions है, तो अच्छे से कीजिए तो better. We first start with question number 2, and I'm expecting you to solve it because numericals है, तो solve करके करेंगे, not imaginary ऐसा हाँ इधर हो गया हाँ बराबर है वैसा नहीं करेंगे. We'll do it in the notebook. Okay, fine. चलो let's start with question number 2. हाँ सुनिए जरा ध्यान से, यहां से बोर्ड से रीड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, तो टेम्पटिंग नहीं रहेगा आंसर देखने के लिए. हाँ लेट्स रीड, लेट्स सी हु इज आंसरिंग. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. पहले ओरली डिस्कस करेंगे, देन नोटबुक में सॉल्व करेंगे हम. X Limited is having a plant bracket asset carrying amount of which is 100 lakhs on 31st March 20x1. So carrying value दे दिया है क्वेश्चन में 31st March को 100 lakhs. Its balance useful life is 5 years and residual value at the end of 5 years is rupees 5 lakhs. Estimated future cash flow from using the plant in the next 5 years are as follows. So 31st March X1 में रिसर्च हो रहा है, मतलब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रहा है, तो X2, X3, X4, X5, X6 एस्टिमेटेड कैश फ्लो इज गिवन इन रुपीज इन लैक्स. आपको कैलकुलेट क्या करना है देख लीजिए. कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज फॉर द प्लांट इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%. Also calculate the recoverable amount if the net selling price on 31st March 20x1 is rupees 60 lakhs. रीड किया आपने? हाँ तो जरा स्टेप्स चाहिए मुझे, कहां से आपका स्टोरी शुरू होएगा. स्टेप 1, अरे भाई इमेजिन करेगा ना, पहला फोरकास्ट करने का, स्क्रिबली नहीं करने का भाई. पहला हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज नंबर 1 बोलिए. कॉलम ईयर, एस्टिमेटेड कैश फ्लो इन रुपीज इन लैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज. बराबर ना? क्लियर और नो? तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक एक्स्ट्रा साल्वेज वैल्यू. कितने का साल्वेज वैल्यू? 5 lakhs. तो हम टोटल कर देंगे, क्या मिल जाएगा? वैल्यू इन यूज. दैट विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. अरे 2 पार्ट है भाई, तो हमें मिक्स क्या करते हैं, बेलपुरी से क्या करते हैं. फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर क्या करेंगे? रिकवरेबल वैल्यू इज इक्वल टू हायर ऑफ वैल्यू इन यूज जो टेबल से आया एंड नेट सेलिंग प्राइस. कितना दिया है? जो हायर है पिक कर दो, सेकेंड पार्ट हो जाएगा. रेडी? नोटबुक में सॉल्व करना है ना कि इमेजिनरी करना है? हाँ कर दो, स्टार्ट कर दीजिए. हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ value in use as on 31st March 20x1 as on 31st March 20x1. बराबर? चलो स्टार्ट कर देते हैं हम. कैलकुलेशन साथ में करेंगे. चलो कॉलम बना दो ना. वाई आर यू वेटिंग? यू जस्ट वांट अ चांस टू वेट. हाँ कॉलम का हेडिंग मालूम है, फिर भी आप आराम से कर रहे हैं. ईयर एंडेड
estimated cash flow bracket rupees bracket lakhs discounting factor at the rate of 10% per annum, then present value of estimated cash flow bracket rupees bracket lakhs so we'll start from 31st March X2, 31st March X3, X6, then we have the cash flows 50, 30, 30, 20, 20 and 5. साल्वेज वैल्यू है बराबर. नाउ यू हैव टू डू द प्रेजेंट वैल्यू. उसके लिए मेरे लिए रुकने का जरूरत नहीं, वो कैलकुलेटर में करने का रहता है. हाँ पहला वाला तो आई थिंक 0.909 ये तो फिक्स्ड है. कितना 4 डेसिमल में करेंगे हम 0.9091 होगा मेरे ख्याल से. देन 0.8264 0.713 then 0.6830 then 0.6209. लास्ट दोनों का तो सेम ही रहेगा बराबर ना. हाँ मल्टीप्लाई कर देना है. वैल्यू पूरा लिखना है आपको नोटबुक में, नहीं तो आप बोलेगा मैंने कैलसी में कर दिया m प्लस सीधा लास्ट आंसर लिखूंगा. हैबिट्स गलत मत बनाइए आप, फिर एग्जाम में दिक्कत होता है. सो दैट विल कम टू 45.455 24.71 टोटल कर दीजिए अगर हो गया आपका तो 120 121.9685 121.9685 आ रहा है बराबर. तो लिख दो therefore value in use as on 31st March 20x1 is equal to rupees 121.9685 lakhs. Are we clear on it? अभी रिकवरेबल वैल्यू चाहिए, उसके लिए वो लोग ने दिया हुआ है ना अपने को. क्या दिया हुआ है? नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस of the asset as on 31st March 20x1
is equal to rupees 60 lakhs. बराबर? क्लियर और नो? डन, फिनिश्ड? फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रिकवरेबल वैल्यू. रिकवरेबल वैल्यू as on 31st March 20x1 is equal to higher of value in use and net selling price is equal to rupees 121.9685 lakhs. Higher of value in use and net selling price. ऊपर वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं. सुना आपने? हाँ, उतना फिर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है कि वही चीज वापस से लिखे. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. प्रोसीड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए. विल कम टू क्वेश्चन 1. इंपॉर्टेंट वन. ऑल आर इंपॉर्टेंट. हार्डली 4 है तब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कार्ड जैसा कुछ भी नहीं है. शॉर्टेज है उधर क्वेश्चन का. चलो ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. आई एम रीडिंग इट. लेट्स डू इट स्लोली केयरफुली. अर्गो इंडस्ट्रीज गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ cash flows related to PPE as on 31st December 20x1. 31st December. अभी मार्च नहीं है, दिसंबर है. ध्यान है आपका? वह सडनली ईयर चेंज कर देंगे आप एंड आपका फ्लो रहेगा मार्च का. द डिस्काउंटिंग रेट इज 15% एंड दे हैव टेकन द कैश फ्लोज फॉर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 साल का है. रुपीज इन लैक्स, 4,000, 6,000 एंड सो ऑन. एंड दिया हुआ है रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 20x6 इज 1,000 lakhs. मतलब रेसिडुअल वैल्यू ध्यान से लेना है हमको. आगे देखते हैं. द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड ऑन 1st January 20xx एंड 40,000 lakhs का परचेज किया है. यूजफुल लाइफ 8 साल है एंड नेट सेलिंग प्राइस 20,000 lakhs है. और क्या बोला है? कैलकुलेट एज ऑन 31st March 20x1. क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20x1, रिवाइज कैरिंग वैल्यू, depreciation for 20x2, and the last line is important. The year 20xx is immediate preceding year before the year 20x0. What is the meaning of this? तो आपका ईयर का पैटर्न कैसा है मालूम है क्या? तो आपका ईयर का पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? 20xx, x0, x1, x2, x3, x4 and so on. नहीं समझ में आ रहा है? वो क्या लिखा है लास्ट लाइन में? 20xx is immediate preceding year before the year 20x0. मतलब x0 के पहले xx है. नहीं तो नॉर्मली हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा रहता है? कैसा रहता है? व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली? x1, x2, x3 रहता है. गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब ये why xx is important? Because the property is purchased on what? 20xx, 1st January. यहां से आपका प्रॉपर्टी परचेज शुरू हुआ है. तो आप अगर ये नहीं पढ़ोगे तो डेप्री का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. हम लोग कौन सा साल में अभी?
31 दिसंबर X1 में। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकता है। चलो पहले ओरली डिस्कस करेंगे, देन विल डू इट साथ में। सबसे पहला क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20X1। क्या करना पड़ेगा? 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, डेप्री निकालना पड़ेगा। क्या लाइफ है? 8 इयर्स, बट उसका रेसिडुअल वैल्यू भी है कितना? 1000। तो तुम्हारा डेप्री कैसा निकालोगे? व्हाट विल बी द डेप्री? 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 8 इयर्स इंटू 3 इयर्स। क्यों 3 इयर्स? 3 साल का डेप्री है। कौन सा 3 साल? XX, X0। नहीं तो हम नॉर्मली फिर 2 ही साल का करते हैं। हमको लगता है X1 के पहले क्या X0 है, खत्म। डेप्री 3 साल का करना है। कितना आएगा डेप्री 3 साल का? 14,000। आर यू क्लियर? तो व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 20X1? 40,000 lakhs minus 14,625 lakhs. 40,000 lakhs minus 14,625 lakhs is the carrying value on 31st December 20X1. ये क्लैरिटी है? क्या तकलीफ है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां ही फंस जाएंगे आप। मैनी हैव फंबल्ड ऑन दिस। और इंश्योर्ड उसके लिए X0 X1 से खेलता है वो। एंड मैंने इसलिए ईयर चेंज नहीं किया इसमें, बिकॉज परीक्षा में आ सकता है ऐसा। नहीं तो उसको चेंज करने में टाइम नहीं लगता। 23, 24, 25 कर देगा तो इजी हो जाएगा आपका लाइफ। बट एग्जाम में ऐसा आ गया तो फंस जाएंगे हम। तो वी शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट दैट वे ऑल्सो। हेलो, हाँ। So let's see next one. क्या बोला है? Value in use as on 31st December 20X1। क्या करना पड़ेगा? Column, year, estimated cash flow, discounting factor. Possible? Start कर दे अभी स्टोरी। हाँ, एक एक करते जाएंगे हम। Let's start with this. चलो हेडिंग दे दो। कैलकुलेशन ऑफ, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर ए। सब क्वेश्चन ए 1 ए है उधर। जो लोग बोला ऐसा करो ना, तुम पेपर सेटर क्यों बन रहा है? अपने को बहुत मजा आता है ऐसा, एंड वो फैशन है। व्हाट यू टेल आई विल डू रिवर्स। क्या व्हाट इज दैट? ऐसा एकदम मैं एकदम ऐसा डायनामिक है, अलग करेगा मैं। चलो फाइन, हेडिंग दे देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ carrying value as on 31st December 20X1. That's a normal presentation है। एग्जाम में ऐसे ही करने का रहता है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं कर रहे हम। पर्टिकुलर्स, रुपीज, लैक्स, रुपीज लैक्स। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1/1/20XX 40,000। उसके नीचे लेस डेप्रीसिएशन
for 3 years. Depreciation for 3 years. Bracket 20xx, 20x0, 20x1. ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ये तो वापस कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा ये क्या हमने गलत किया है. चलो क्लियर है. उसके नीचे ब्रैकेट 40,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 8 years into 3 years. बराबर. राइट कॉर्नर 14,625. Therefore, carrying value $25,375. Carrying value 25,375. Clear on it? चलो सब क्वेश्चन बी. किसी को डाउट है, फास्ट है तो बोल देना, मैं तो करते ही जाऊंगा उधर कैलकुलेशन. आप किधर अटक गया तो बोल देना. हेलो, सुन रहे हैं क्या? हाँ, 2 दिन के बाद बोला वो वाला एक 4 लाइन मेरे को मालूम पड़ने पड़ा. क्लियर नो? हाँ, तो बी क्लियर नो, फास्ट एंड बी कम्युनिकेटिव. सब क्वेश्चन बी. कैलकुलेशन ऑफ value in use. Value in use as on 31/12/20x1. कॉलम कर देंगे ईयर, एस्टिमेटेड कैश फ्लो रुपीज इन लैक्स, discounting factor at the rate of 15%, present value of estimated cash flow rupees in lakhs, डन. साथ में है ना सब लोग? हाँ, चलो ईयर लिख देंगे 20x2, x3, x4, x5, x6 एंड कैश फ्लो है 4,000, 6,000, 8,000, 4,000 एंड लास्ट में 1,000. द साल्वेज वैल्यू. चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.8696, 7561, 6575, 5718, 4972. चेक करते जाओ, कॉपी मत करो, चेक करने को कर रहा हूं मैं.
I am not doing it for you to copy that. कितना आ रहा है देखो, टोटल तो करो. हाँ 19 19,020.4 डन क्या? क्लियर नॉट क्लियर? So final answer, therefore value in use on 31st December 20x1 rupees 19,020.4 lakhs. आ रहा है बराबर सबको? नेक्स्ट और क्या चाहिए? रिकवरेबल वैल्यू. सब क्वेश्चन सी रिकवरेबल वैल्यू as on 31/12/x1. क्या लिखेंगे बोलो? हायर ऑफ सब पॉइंट 1 क्या बोलो? नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस एज ऑन 31/12/x1. कितना है नेट सेलिंग प्राइस ऑन 31st December 20x1 बोलो? 20,000 lakhs. और वैल्यू इन यूज ऑन 31/12/20x1. That is rupees 1920.4 lakhs. तो क्या पिक होगा? So 20,000 lakhs पिक होगा बराबर. Therefore recoverable value is equal to rupees 20,000 lakhs. That finishes sub question number C. Clear है इधर तक? हेलो, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है यहां पर. इधर तक हमारा डिस्कशन हो चुका था. अब यहां पर आ जाइए, लेट्स सी आगे का डिस्कशंस क्या क्या बोला है. कम ऑन, सबसे पहला क्या करना है? सब क्वेश्चन नंबर डी देख लो. इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20x1. क्या क्या कंपेयर करोगे टू गेट द इम्पेयरमेंट लॉस? कैरिंग वैल्यू. कितना था कैरिंग वैल्यू तुम्हारा? 25,375 वर्सेस व्हाट इज द रिकवरेबल वैल्यू? रिकवरेबल वैल्यू इज 20,000. तो इंपेयरमेंट है कि नहीं है? कितने का इंपेयरमेंट है? 5,375 का इंपेयरमेंट लॉस है बिकॉज मेरा कैरिंग वैल्यू
ज्यादा है 5375 से, तो उतना इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लैरिटी? कहां जाएगा इंपेयरमेंट लॉस है? दे हैव सेड रीवैल्यूएशन रिजर्व है क्या? तो पीएनएल में चला जाएगा। सब क्वेश्चन ई का बात कर दो। व्हाट इज द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट? बोलो क्यों? 25,375 था, हमने क्या कर दिया? इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ किया, तो मेरा एसेट का वैल्यू अभी हो जाएगा 20,000 lakhs। क्लैरिटी? लास्ट, डेप्रिसिएशन फॉर 20x2, आने वाला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा पूछ रहे हो लोग? मैं नहीं बोलने वाला हूं। हाँ, उधर से शी इज कॉलिंग अमाउंट। शी इज सेइंग 20,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 4 years। हाँ, ये बोल रहे ऑब्जेक्शन है मेरे को। वो बोल रहे 20,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 5 years करो। कौन करेक्ट बोल रहा है? 4 year के 5 year? क्यों 5 year? 8 साल था ना लाइफ, कितना साल पूरा हुआ? XX, X0, X1, तो X2 के उधर तो हमारे पास 5 साल बाकी है, तो डिवाइड बाय 5। क्लैरिटी? लिख दो। दैट्स हाउ वी मेक स्मॉल मिस्टेक्स इन स्पाइट ऑफ नोइंग थिंग्स। लिख दो वहां पर। सब क्वेश्चन डी, राइट डाउन। Impairment loss to be recognized, सेम वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20x1, next line is equal to carrying value minus recoverable value is equal to 25,375 lakhs minus 20,000 lakhs equal to rupees 5,375 lakhs. Got to know? Hello? Proper? Next. Sub question number E. Revised carrying amount is equal to carrying value before impairment minus impairment loss. Carrying value before impairment minus impairment loss. I hope you are clear. Is equal to 25,375 lakhs minus 5,375 lakhs is equal to 20,000 lakhs. This will bring more clarity how it has become 20,000 lakhs. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, but more from your perspective I have written it, because actual book में ऐसे ही present होगा, ऐसे रहेगा। मतलब how the presentation will be in case you are doing it in the ledger, then ledger में there will be a credit side में you will be writing there by impairment loss. Hello, 5,375, then you will bring the balance carried down 20,000. If you are making a statement, then ऐसा present होगा 25,375 minus impairment loss, revised carrying value. Hello,
ये प्रेजेंट फिजिकली ऐसे ही होगा। गॉट द पॉइंट? नहीं तो आपको लगेगा 20,000 है ना ऊपर, है, लेकिन माइनस तो करेगा ना इंपेयरमेंट लॉस। ऊपर इंपेयरमेंट लॉस माइनस किया कि कैलकुलेट किया है? कैलकुलेट किया है, माइनस नहीं किया। माइनस कहां कर रहे हैं हम? हाँ, क्लैरिटी रखो स्टेप्स का। कभी कभी क्या आपको ज्यादा समझ जाता है ना, फिर आपको लगता है ये क्या है, फालतू गिरी है। हाँ, तो इसलिए वो डिफरेंस समझो कि ऊपर इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन है और ई पार्ट में क्या कर रहे हैं, माइनस करके हम रिवाइज कैरिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू 1 मार्क फॉर ईच ऑफ देम। दे आर नॉट फूल्स कि सेम आंसर लिखने के लिए दे रहा है वो। क्लियर? नेक्स्ट सब पॉइंट एफ, depreciation for 20x2 is equal to 20,000 lakhs minus 1,000 lakhs divided by 8 minus 3 years. That is 19,000 lakhs divided by 5. That will come to rupees 3,800 lakhs. Are you clear on it? Hello? Question समझ में आ रहा है? इसी तरह के दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव, ऑफ कोर्स रिवर्सल नहीं है इसमें, बट मोस्ट एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है ये। हाँ, इधर एक डाउट है, सुन लीजिए प्लीज। मशीनरी, हाँ सुनिए प्लीज, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आएगा ना, बिजनेस है ना, देयर आर साइकिल्स। मालूम पड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है अभी बेचेगा तो मुझे 20,000 लैक्स मिलेगा, यूज करूंगा तो 19,000 लैक्स मिलेगा, तो मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा इज अ डिफरेंट डिसीजन। मे बी आई हैव अ कमिटमेंट विथ माय कस्टमर, मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है 4 साल का सप्लाई ऑफ गुड्स का, एंड मालूम पड़ा वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं पूरा करूंगा तो सामने पेनल्टी है। तो जो डिसीजन मेकिंग होगा, मुझे बेचना है कि इसको वापरना है, दैट्स नॉट प्योरली ऑन दिस फिगर्स। दिस फिगर ओनली हेल्प्स मी टू गेट माई बुक्स टू द रियल वैल्यू, टू हेल्प माई इन्वेस्टर सेइंग दैट सी हाउ ट्रांसपेरेंट आई एम। Whether to sell or not, there are multiple factors. मुझे लग रहा है टेम्पररी है, मुझे लग रहा है ये टेम्पररी है, बिजनेस में कोई बात नहीं, इसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा आगे 1-2 साल में, या गवर्नमेंट का जो रूल है वो रिस्ट्रिक्शन निकाल देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज बोरोसिल रिन्यूएबल्स करके। बोरोसिल रिन्यूएबल करके कंपनी है, वेरी फेमस कंपनी फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। दे वर इनटू ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, बट देन दे वेंचर्ड इनटू हाई एंड ग्लासेस एंड सोलर पैनल्स, एकदम हाई एंड सोलर पैनल्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं वो। तो दे एक्सपांडेड द कैपेसिटी एंड but I think 2 years back the government removed the import duty on solar panels from China. तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी रखा था, उसको निकाल दिया। तो वेरी ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी निकाल दिया तो चाइना से इंपोर्ट करना बिकेम चीपर। तो वो लोग ने तो कैपेसिटी एक्सपांड करके रखा था, तो सडनली उनका
the share market price is from maybe like 650 700 rupees per share से सीधा 300 रुपया, आधा भाव हो गया. तो ऑब्वियसली दैट इज इन मीन देल से चलो अभी सब कुछ बेच देते हैं. वो लोग ने बहुत हाई टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है. वैसा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और कोई नहीं करता. बट देन दे स्टार्टेड लॉबिंग विद द गवर्नमेंट. भाई क्या कर रहे हैं हम, ऐसे मर जाएंगे हम. सो ह्यूज फाइट, लॉबिंग, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, सब करके करके अभी आई थिंक लास्ट मंथ the government again reintroduced the import duty on this glasses which they are producing. अब लगा 2 साल, 2 साल लगा, बट जीत गया केस. क्योंकि वो बोल रहा है, तुम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो, हम इतना पैसा लगाया, रिसर्च किया, अब तुम बोल रहे ड्यूटी निकाल दिया. Now why the government is putting duty on that? Because मतलब remove the duty on it, because government felt कि because putting solar panel is becoming expensive, number of people interested in installing solar panel is less. और हमारा टारगेट है भाई हमको नेट कार्बन प्रोड्यूस 0 करना है, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए. तो गवर्नमेंट का दोनों साइड है, दोनों साइड देखना पड़ता है उसको. तो अभी आई थिंक जस्ट लास्ट मंथ दे रिमूव्ड इट. तो 2 साल तकलीफ में निकाला, कैश फ्लोज वेर पुअर, बट वापस जंप हो गया. तो वापस जंप आ गया, तो अपना जो 300 350 रुपया वापस हो गया 500 रुपया. और उनका कैपेसिटी एक्सपांशन है. द कैश फ्लोज विल गो अप मच मोर इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. और कुछ वापस मस्ती नहीं हुआ तो इट मे गो टू 1000 rupees, 1500, हु नोस. ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहे हैं. इट्स अ प्योरली केस स्टडी पर्सपेक्टिव. आर वी कम्युनिकेटिंग ऑन इट? हाँ. तो सुन, एक मिनट. कहने का मतलब ये है, सिंस इनका क्वेश्चन था ये, तो ये तरह का बिजनेस में क्या बोला, मूवमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस विल हैपन. बट आपका जो डिसीजन है, आपका विजन है कि नहीं ये चलो मैं 2 साल निकाल दूंगा, 3 साल निकाल दूंगा, उसके बाद क्या. गॉट माय पॉइंट? सो दे हैव नॉट सोल्ड ऑफ एनी फैसिलिटी, दे आर कंटिन्यूइंग. नाउ अगेन द थिंग्स हैव चेंज्ड, सो दे विल नाउ work on a very high end capacity for the coming years. And if everything goes well, they'll do a very good top line as well as profits. Clear on it? Hello? ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसलिए we can't just do on this. Clear? चलो फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. लेट्स सी थोड़ा सा और दिमाग का काम में हमारा दिमाग कितना चलता है. अभी तक तो बराबर चल रहा है. क्लियर ना? इधर तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ. लेट्स सी हियर, स्लोली, केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 3 आई एम रीडिंग, आई होप इट्स क्लियर. हाँ. G Limited acquired a machine on 1st April 20x0 for 7 crores. An estimated useful life of 7 years. पहले ना क्वेश्चन पूरा रीड करने का गट्स होना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग उसी में थक जाते हैं. हाँ, तो पेशेंस. The machine is depreciated on a straight line basis and does not have any residual value. On 1st April 20x4, the carrying value of the machine was reassessed at 5.1 crore and the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve. मतलब इधर तक क्या करना पड़ेगा? पहला आपको कैरिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा. कौन सा तारीख का कैरिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा? 1st April 20x4 तक लाने का है अपने को. तो क्या करना पड़ेगा? पहला डेप्री लगाना पड़ेगा. कौन सा साल का? x0 x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4,
4 साल का डेप्री करना पड़ेगा। आप साथ में है क्या? हाँ, तो 4 साल का डेप्री करना पड़ेगा और हर साल का डेप्री कितना है? 1 CR। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। 7 करोड़ है, 7 इयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 7 करोड़ माइनस 0 अपॉन 7 इयर्स, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। अरे जितना ओरली होगा उतना तो करो यार, बराबर ना। तो 7 माइनस 4 इयर्स, 4 करोड़, तो हाउ मच विल बी द कैरिंग वैल्यू? 3 करोड़। इधर तक का स्टोरी क्लियर है? सो 3 करोड़ का कैरिंग वैल्यू हो गया। एंड सामने ये लोग बोलते हैं अभी मशीन का वैल्यू क्या किस पे लाना है, तो क्या कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन, अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। कितने का अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर रहे हैं? दैट इज 5.1 माइनस 3 करोड़, 2.1 करोड़ का अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया। एग्री ऑन इट? एग्री, डिसएग्री? नेक्स्ट, स्लोली केयरफुली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x6, मतलब और 2 साल हो गया, x4 x5 x5 x6, 2 साल के बाद द कंडीशंस इंडिकेटिंग एन इंपेयरमेंट ऑफ मशीन एग्जिस्टेड। तो 2 साल के बाद मालूम पड़ा मशीन इंपेयरमेंट की तरफ जा रहा है। एंड द अमाउंट रिकवरेबल ascertained ओनली टू बी 79 lakhs। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा वैल्यू क्या था? व्हाट वाज द कैरिंग वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20x4 में? क्या कैरिंग वैल्यू था? 5.1 CR का था। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। कितना साल का? 2 साल का। 2 साल ना? कैसा 2 साल? 4 5 5 6। 1 अप्रैल 6 को तो इंपेयरमेंट हो गया ना? आपका ध्यान है? हाँ, तो कैरिंग वैल्यू लेके आएंगे। और रिकवरेबल वैल्यू कितना है? 79 lakhs। कंपेयर करो, पता लगाओ कितना इंपेयरमेंट हो गया। क्लियर? हाँ, स्लोली 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 आगे मैं रीड कर रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट ऑफ मशीन। आइडिया आ रहा है? शो हाउ द लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स। हाउ द लॉस इज टू बी ट्रीटेड? G Limited has been following the policy of writing down the revaluation surplus by the increased depreciation resulting from revaluation. ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था? AS 10 में। और मैंने बोला था कि वो प्रोविजन वो लोग ने AS 10 का क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं किया था। हेलो, उधर भी एक क्वेश्चन था, ऐसा था, लेकिन वो लोग ने अप्लाई, क्योंकि वो ऑप्शन है। तो यहां पर बोल रहे कि मैं रीवैल्यूएशन के कारण मशीन का वैल्यू बढ़ गया, तो हैज माय डेप्री गॉन अप? पहला व्हाट वाज अ डेप्री? 1 CR। नाउ हाउ मच इज अ डेप्री? 5.1 CR डिवाइड बाय how many years were left out? 3 साल बाकी है, तो that was how much? 1.7 CR का डेप्री हो गया। तो how much is the additional डेप्री? 0.7। कितना? 0.7 का एडिशनल डेप्री को क्या करने को बोल रहा है? रीवैल्यूएशन रिजर्व में जापड़ मारेगा। गॉट इट? प्रॉपर? अब इतना स्टोरी मैंने बोल दिया, थोड़ा स्टोरी मैंने नहीं बोला है, एंड मुझे चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो पहला क्या करना है? पहला क्या करना है आपको? अगर आपको इंटरेस्ट है रफ वर्क करने में, तो पहला लेके आइए कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 20x6। What should be the carrying value as on 1 April 20x6? फिर हम आगे बात करेंगे।
हाँ लेके आओ, बहुत लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मैं कितना 1 मिनट देता हूं मैं आपको। हो गया डन? कितना आ रहा है? 1.7 आ रहा है क्या? हाउ मेनी गॉट 1.7? कैसा है 1.7? 5.1 CR था बराबर ना। 1 साल का डेप्री 1.7 था ना, तो कितना साल का डेप्री करेंगे? 2 साल। तो 5.1 CR माइनस 1.7 इंटू 2 साल का डेप्री, दैट विल कम टू व्हाट? 1.7 CR। डू एग्री? गॉड नो? हाँ। अभी बताइए इंपायरमेंट लॉस कितना हो गया? कितना इंपायरमेंट लॉस हो गया आपका? इंपायरमेंट लॉस बोलिए। 0.21 बोल रहे हैं, 0.91 बोल रहे हैं, 0.91 0.91 में चेंज हो गया सब लोग। कितना है कैरिंग वैल्यू? मतलब 1 crore 70 lakhs। एग्री विद दिस? 1 crore, 1 मिनट, 1 crore 70 lakhs कैरिंग वैल्यू है, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? 79 lakhs का रिकवरेबल अमाउंट है। तो कितना का इंपायरमेंट लॉस हो गया? 91 lakhs का इंपायरमेंट लॉस हो गया। डू एग्री विद दिस? क्लियर और नो? अब इसको ट्रीट कैसा करेंगे उसके लिए पहला मालूम होना चाहिए ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना है? 2.1 CR का बैलेंस है क्या? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ है वो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से राइट ऑफ करने वाले हैं। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन है? 0.7, मतलब 70 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है। कैसा मालूम पड़ा? अरे एक साल का बात कर रहा हूं। हाँ, हमारा ओरिजिनल डेप्री कितना था? 1 CR। व्हाट इज द न्यू डेप्री? हाउ मच डेप्री इंक्रीज बाय? 0.7 CR। किसके कारण? रीवैल्यूएशन के कारण। तो बोलता है जो 0.7 CR का एडिशनल डेप्री है 2 साल का, मतलब 1.4 CR इज एडिशनल डेप्री, उसको कहां से राइट ऑफ करने का बोल रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मतलब 2.1 CR में से 1.4 CR डेप्री में चला गया, तो बाकी कितना बचा? 0.7, मतलब 70 lakhs ही बचा। कितना बचा? तो आपका जो इंपायरमेंट लॉस है 91 lakhs का, उसको ट्रीट कैसे करेंगे? 91 lakhs का लॉस को 70 lakhs रीवैल्यूएशन सरप्लस से जाएगा और 21 lakhs PNL से जाएगा। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। वो फिगर्स के साथ घुमा रहा है आपको, तो गुमना मत, स्टेबली काम करना। शुड आई रिपीट की क्लियर है? हाँ, लिख दे हम। राइट ऑन। हाँ बोलो, इधर कुछ पंखा बंद करना है, स्लो करना है। हाँ चंदन, हाँ भाई, हाँ थैंक यू। हाँ चलो फाइन, शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन। Calculation of
calculation of impairment loss, calculation of impairment loss as on 1st April 20x6. That is the target, no? Chalo, particulars, rupees in crores. Chalo. Original cost as on 1/4/20x0 7 less depreciation for 4 years bracket x0 x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4. बाद में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं क्लियरली लिख रहा हूं. उसके नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट 7 crore minus 0 upon 7 years into 4 years. Now this calculation is important, it's not optional. Calculation of depre is compulsory, it's not optional. सुन रहे हैं आप? हाँ. सो यहां पर आएगा 4. Therefore carrying value as on 1/4/20x4 1/4/20x4 3 बराबर. नेक्स्ट लाइन add upward revaluation, add upward revaluation bracket 5.1 CR minus 3 CR 2.1. कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं ध्यान से देख रहे हैं आप. We have to write it this way, add upward revaluation 2.1 CR. Therefore revised carrying value as on 1/4/20x4 5.1. Clear? Next line. Less depreciation for 2 years bracket x4 x5 x5 x6. उसके नीचे ब्रैकेट में 5.1 CR minus 0 upon 7 minus 4 years into 2 years. 7 minus 4 कहां से है मालूम है ना. ओरिजिनल 7 था, 4 साल पूरा हो गया तो 3 साल का ही बाकी है into 2 years. So that will come to 3.4. Therefore carrying value as on 1/4/20x6 1.7.
करेक्ट. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो रिकवरेबल वैल्यू is equal to rupees 0.79 crores. Therefore, impairment loss is equal to 1.7 crore minus 0.79 crores is equal to 0.91 crores. This working is a must. Calculations workings are compulsory. They give marks for workings, marks for steps. Steps का marks है. Don't get think कि इंटर है तो फाइनल आंसर के मार्क्स है. स्टेप्स के मार्क्स है. अगर फाइनल आंसर का मार्क्स हो जाता सब लोग फेल हो जाएंगे. हाँ, तो हर स्टेप हैज अ मार्क. Got it? Because you just can't have the final answer. Clear on it? Less impairment loss, 0.91. Therefore, revised carrying value after impairment as on 1/4/20x6 is equal to 0.79. So this answers which part of the question? This answers which part of the question? Part 1. What was the part 1 interested in? Impairment loss. Impairment loss. इसलिए हमारा हेडिंग कैसे दिया था हमने? Calculation of impairment loss on 1/4/20x6. और वो टारगेट पूरा हुआ मतलब वो टेबल का काम पूरा हो गया. आप देख रहे हैं क्या? Many steps are there, but what was the end result? The end result is sub question 1. And second part of the question will talk about treatment of impairment loss. Got the point? So now we'll give the heading treatment of impairment loss of rupees 91 lakhs. Treatment of impairment loss of rupees 91 lakhs. Clear? अब इसका कैसे प्रेजेंटेशन होगा? How will the presentation be? What will I find out first? The balance in revaluation reserve account. पहले वो ढूंढेंगे हम. Got the point? We'll have to find out first that कि भाई बैलेंस कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व में. उसके लिए पहला नोट डालना पड़ेगा. क्यों ढूंढना पड़ता है? Because the company is writing off the excess depreciation in revaluation surplus. Now this is a specific instruction given in the question. That is why we are doing. Because AS 10 का क्वेश्चन में था ऐसा, पर हमने नहीं किया. कंफ्यूज मत हो जाना. कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कोई वॉयलेशन नहीं है, बिकॉज वो ऑप्शनल है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी वो ऑप्शन दिया है. दैट्स AS 10. इवन इंड AS 16 गिव्स दिस ऑप्शन. इंड AS 16 इज ऑन PP. तो इंड AS 16 में भी क्लैरिटी है कि भाई रिवैल्यूएशन का अगर हो गया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते.
ऑप्शन है कंपनी के पास। तो इसलिए कोई मिस्टेक नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने कभी किया है कभी नहीं किया है, तो वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन पे, तो डोंट नो नीड टू वरी अबाउट इट। आर वी लिसनिंग? तो यहां पर लिख देंगे हम, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। सिंस द कंपनी is following the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। सुन रहे हैं? उनका पॉलिसी है, मैंने सेम कॉपी किया है। तो आप मत सोचो कि कुछ बाहर करके लिखा है इधर, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बोला ये मेरा पॉलिसी है, तो हमने वही सेम कॉपी कर दिया, तेरा पॉलिसी है ऐसा है। तो स्मार्टली खेलो, इजी होगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? कॉमा, नेक्स्ट लाइन। Therefore, calculation of balance in revaluation reserve account as on 1st April 20x6 clear? Write down. Balance due to upward revaluation on 1/4/20x4 how much was that? 2.1 CR. क्लियर? फिर क्या लिखेंगे? लेस इंक्रीज्ड डेप्रिसिएशन, ड्यू टू revaluation for 2 years. बराबर? नीचे ब्रैकेट में न्यू डेप्री आफ्टर रिवैल्यूएशन ब्रैकेट 5.1 CR divide by 3 years 1.7 CR minus original depreciation bracket 7 CR upon 7 years 1 CR बराबर? Therefore increased debris per annum 0.7 CR
Therefore, for 2 years is equal to 1.4 CR. 1.4 CR. I hope you are clear on it. क्या किया मालूम पड़ा ना? नया डेप्री 1.7, ओरिजिनल 1 था, एडिशनल 0.7 पर एनम है, 2 साल का 1.4. क्लैरिटी है? तो माइनस कर देंगे यहां से, 1.4 माइनस कर देंगे, 1.4 यहां से माइनस कर दो. क्लियर है? Therefore, balance as on 1/4/20x6 0.7 CR. $0.7 CR. Clear on it? That is rupees 70 lakhs. हाँ बोलिए, अभी कैसा लिखेंगे? Out of impairment loss of how many rupees? 91 lakhs. 70 lakhs will be written against revaluation surplus, and excess 21 lakhs will be charged to statement of profit and loss. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन लिख दो. नेक्स्ट लाइन, therefore out of the impairment loss of rupees 91 lakhs, therefore out of the impairment loss of rupees 91 lakhs, comma, rupees 70 lakhs will be written off. Rupees 70 lakhs will be written off against the revaluation reserve account, and the excess of rupees 21 lakhs will be expensed through the statement of P&L. Will be expensed through the statement of P&L. आइडिया आ रहा है आपको? हर क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या आप? बहुत सारा फैक्टर्स है, जो हमने सीखा उसी को यूज कर रहे हैं हम, बट बहुत सारा चीज है, इसलिए आपको स्लोली अप्लाई करना पड़ता है. डेप्री है, इंपेयरमेंट हो गया, राइट ऑफ हो गया, एंड इंपेयरमेंट के लिए कैरिंग वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू, सारी चीज ढूंढना है. क्लैरिटी? कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है सबको? फाइन. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन, बराबर? चलो फाइन. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. रेडी? चलो स्लोली, केयरफुली, होपफुली हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ही आ जाए, नया प्रोविजन डिस्कस करने का जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्स लिमिटेड परचेस्ड पीपीई 4 years ago for 150 lakhs and depreciates at 10% per annum on straight line. At the end of 4th year, it has revalued the asset at 75 lakhs
and has written off the loss on revaluation to P&L account. मतलब कौन सा तरह का revaluation हुआ रहेगा? बोलो. हाँ, कैसा मालूम पड़ा डाउनवर्ड हुआ है? Return off the loss to P&L account. हमको नहीं मालूम है वैल्यू क्या आएगा, हमने तो देखा भी नहीं है, बट क्लियर इंडिकेशन है कि P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड है. आगे, however, on the date of revaluation, the market price is 67.5 lakhs and the expected disposal cost is 3 lakhs. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that the fair value for revaluation purpose is determined by the market value and the value in use is estimated at 60 lakhs. बहुत सारा स्टोरी है, एक एक तोड़ते हैं. पहला क्या करेंगे हम? वेरी गुड, लेके आओ. करो करो, खुद से करो. वाई वेट फॉर मी? हो गया? सबको आ गया? चलो फाइन, बढ़िया. चलो बोलते ही जाइए, मैं यहां पर कर रहा हूं सो दैट वी कैन सी द क्वेश्चन. बोलो, कितना? 150 लाख है ना? क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? स्ट्रेट लाइन, मतलब कितना साल का डेप्री करना पड़ेगा? हाँ, 4 साल का डेप्री करना पड़ेगा ना. 1 साल का डेप्री कितना है? 150 लाख का मतलब 15 लाख हो गया, इनटू 4 इयर्स कितना हो जाएगा? 60 लाख. सो कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 लाख. गॉट द पॉइंट? स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, इसलिए ऐसा करना है. नहीं तो आप बोले डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, है ही नहीं उधर. डोंट डू नंबर ऑफ इयर्स. हियर मेनी विल बी सर्चिंग फॉर नंबर ऑफ इयर्स. व्हाई शुड यू? बोला ना 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन. तो पहला साल का जो वैल्यू है 10% 15 लाख, 4 साल 60 लाख. क्या हो गया? कंफ्यूजन है? हाँ, इंश्योर्ड हर एक चीज में कहा नहीं तो कहा कि गुगली फेंकेगा वो. इस तरह के क्वेश्चन में गुगली नहीं फेंक रहा है, बिकॉज ये जैसा मैंने बोला सब सीए फाइनल के क्वेश्चंस है. बिकॉज इंटर में ये टॉपिक था ही नहीं, अभी जस्ट लास्ट ईयर इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. सो सारे क्वेश्चन सीए फाइनल के. दैट इज व्हाई यू विल फाइंड द डेप्थ इज हायर, बट स्टिल दे आर नॉट केप्ट मेनी प्रॉब्लम्स. जस्ट सिलेक्टेड 4 इजी उठा के रखा है उन लोग ने. दिस इज सिंपलेस्ट दे कुड फाइंड. क्लियर ऑन इट? हाँ सुनिए आराम से. कैरिंग वैल्यू 90 है, और क्या हुआ है इधर? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. कितने का करना पड़ेगा? क्यों? 75 है, तो हम लिखेंगे माइनस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 90 लाख माइनस 75 लाख, 15 लाख का हो गया. तो माई रिवाइज कैरिंग वैल्यू विल बी 75 लाख. एग्री विद दिस? रिवाइज कैरिंग वैल्यू तक आ गया? प्रॉब्लम? पक्का? आप जरा केयरफुली आगे का लाइन अभी देखते हैं हम. इधर क्या बोल रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द मार्केट वैल्यू इज 67.5 lakhs, expected disposal cost is 3 lakhs. What will be the treatment in respect of impairment
on the basis of fair value for revaluation purpose determined by market value and the value in use at 60 lakhs. मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद और क्या कर रहा है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग. इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी कर रहा है. सुन रहे क्या? Is impairment testing and downward revaluation the same? Huh? No. क्यों? When is impairment testing done? Lovely answer. Only when there is indicators. मैंने आपको बोला था कल भी, बीमारी का सिम्टम है तो ही फुल बॉडी चेकअप कराते हैं. Because it's an expensive process for a common man. You say, nahi, I have a lot of money to spend. It's a different issue. बराबर? हाँ. But otherwise, नहीं, आपने जो आंसर दिया, it's important. You have to write this thing if it is asked in the exam. Many people misunderstand downward revaluation and impairment loss. तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए इंडिकेटर का जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफाइड वैल्यूअर. मैं सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास चला गया और बोलेगा सर मेरा एसेट का आज का तारीख का वैल्यू लेके आओ. वैल्यू मिल गया, आप अपवर्ड कर दो, डाउनवर्ड कर दो. इंडिकेटर का जरूरत ही नहीं है. आपको दोनों प्रोसेस में समझ में आ रहा है क्या? तो 28 ट्रिगर ही नहीं होगा, 10 ही ट्रिगर होगा. सुन रहे हैं? हाँ. तो अभी जरा ध्यान से देखो, ये मेरा कैरिंग वैल्यू है. अब क्या फाइंड आउट करूंगा मैं? रिकवरेबल वैल्यू. रिकवरेबल वैल्यू के लिए क्या चाहिए मेरे को? नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज. क्या दिया हुआ? हाउ मच इज द नेट सेलिंग प्राइस? 67.5. तो क्या हो जाएगा? 64.5 lakhs. एंड व्हाट इज द वैल्यू इन यूज? 60 lakhs. तो हायर, विच इज हायर? तो 64.5 के साथ कंपेयर करेंगे तो भी मेरा कैरिंग वैल्यू इज मोर. तो क्या करना पड़ेगा? इंपायरमेंट लॉस. कितने का इंपायरमेंट लॉस हो जाएगा? 10.5 lakhs का इंपायरमेंट लॉस होगा. व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन? मेनी पीपल विल फील डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया है तो इंपायरमेंट नहीं होगा. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी है, इंपायरमेंट भी है. क्लियर? मैं वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लेके आया 75 lakhs का, लेकिन इंपायरमेंट का इंडिकेटर्स आ गया. मालूम पड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, बेटर प्रोडक्ट हो गया, कंडीशन चेंज हो गए, मेनी थिंग्स. तो मेरे को वैल्यू इन यूज निकालना पड़ा और नेट सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा, तो और भी खराब है. Clear? Where will the downward revaluation be charged? P&L. And where will the impairment loss be charged? Because there was no upward revaluation का रिजर्व हमारे पास. Clear है? तो all the question ends. But अपना प्रोविजन में आधा ही प्रोविजन हुआ है, आधा प्रोविजन अभी भी बाकी है. नहीं, नॉर्मली ये डिस्कस नहीं करते लोग, फिर भी है किताब में. आप बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा. Because there are some difficult concepts like cash generating unit, फिर उसका impairment testing, and reversal का तो question है ही नहीं. Otherwise reversal of impairment is there. Clear है इधर तक? तो हमारा क्या concept बाकी है मैं बोल देता हूं. We are left out with reversal of impairment, cash generating units, फिर उसका impairment, reversal with goodwill and with corporate assets. That's why I said
आधा भी प्रोविजन नहीं हुआ है, बट इंस्टीट्यूट ने इतना ही क्वेश्चंस रखा बिकॉज दिस इज सिंपलेस्ट दे कुड फाइंड फ्रॉम द होल लॉट ऑफ सीए फाइनल सिलेबस. क्लियर है? तो यू कैन थिंक एंड टेल मी नेक्स्ट टाइम, नहीं तो हम अपना IFR फिनिश कर देंगे. हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. इफ यू विल नहीं भाई बस हो गया इतना ही, अपन खुश है, तो वी कैन डू इट. क्लियर है? फाइन. आज का मेरे ख्याल से लेक्चर खत्म ना. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.